हेलो फ्रेंड्स, क्रैक सीएससी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं भूगोल कक्षा 7 का अध्याय 8, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अनोन क्रियाएं। तो इस चैप्टर में हम दो भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है अमेज़न बेसिन और ब्रह्मपुत्र जो गंगा बेसिन है, ब्रह्मपुत्र गंगा बेसिन, वो किस तरह से एक दूसरे से भिन्नता और समानता दर्शाते हैं। तो इन भौगोलिक क्षेत्रों में जो ये दोनों क्षेत्रों की एक समानता है, वो है कि ये दोनों ही क्षेत्र उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही पड़ते हैं। अब उष्णकटिबंधीय के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि वो क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, उन्हीं को ही उष्णकटिबंधीय कहा जाता है और उपोष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय के ऊपर स्थित भागों को कहा जाता है उपोष्णकटिबंधीय। तो इस तरह से जो ये भूमध्य रेखा के आसपास के ही इलाके हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो शुरुआत में यहाँ पे वृतांत दिया गया है कि रेणुका नामक लड़की है, उसके चाचा बहुत दिनों बाद घर पे ठहर रहे हैं, मतलब 4 महीनों के बाद। तो बहुत खुश होती है क्योंकि उसके चाचा का काम फोटोग्राफर का होता है, वो भी वन्य जीवों के फोटो लेते हैं। तो बहुत जगह वो यात्रा करते रहते हैं, इसके कारण वो घर पे नहीं ठहर पाते हैं। तो इसी के कारण जो है रेणुका भी इनसे बहुत आकर्षित रहती है, इनके काम से, वन्य जीवों से, प्रकृति से। तो यहाँ पे रेणुका जो है अपने चाचा से वार्तालाप कर रही है कि किस तरह से जो है यहाँ पे उसके चाचा एक तस्वीर दिए हैं। तो इन तस्वीरों में जो लोग हैं, विभिन्न देशों के लोग हैं, वो कुछ रेगिस्तानी क्षेत्र के हैं, तो कुछ बर्फीले क्षेत्र के, कुछ गर्म और वर्षावनों के हैं। तो कितने अलग दिखते हैं, मतलब रेणुका ये कहती है। तो उसके चाचा जवाब देते हैं कि इनमें हमें भले देखने में विभिन्नता हो, लेकिन जो इनका रहन सहन है, भोजन है, कपड़ा है, मकान है, जीवन की मूल आवश्यकताएं जो है हमारे समान ही है। और जैसे कि वहाँ के बच्चे भी जो खेल खेलते हैं वो हम भी खेलते हैं, वहाँ पे भी नाच गाने घरेलू काम होते हैं, तो हम भी जो है सेम ही वैसा जीवन व्यतीत करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि दुनिया के किसी भी कोने में व्यक्ति रहे, उसकी क्रियाएं और हमारी क्रियाओं में समानता देखने को मिलती है। इस चैप्टर में हम दो क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, वो है कि अमेज़न बेसिन और एक है गंगा ब्रह्मपुत्र वाला क्षेत्र। ये आता है, जो अमेज़न क्षेत्र है, ये दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा वन्य जीव क्षेत्र है। ये यहाँ पे बहुत जंगलों का कह सकते हैं कि पूरा क्षेत्र है अमेज़न, और इसी के कारण इसको कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि लगभग कहा जाता है कि ये लगभग हमारे पूरे पृथ्वी पे स्थित CO2 का 2/3 भाग जो है ऑब्जॉर्व करता है CO2 को, और हमें ऑक्सीजन इसके बदले मुक्त करता है, और इसी के कारण इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। इसी तरह से एशिया में स्थित जो उपमहाद्वीप है भारत, उसके अंदर हम गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन क्षेत्र है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए कि ये जो क्षेत्र हैं, ये भूमध्य रेखा के पास ही आते हैं, यानी उपोष्ण कटिबंधीय वाला इलाका है, उसी में पड़ते हैं। तो इस महाद्वीप और इस उपमहाद्वीप के बीच के जीवनों के बारे में बताया गया इस चैप्टर में, कि आपको ये समझना है कि अगर ये दोनों एक ही भूमध्य रेखा पे पड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जंगल देखने को मिलता है, बहुत सारा यहाँ पे जो जंगली जीव ज्यादा देखने को मिलते हैं, यहाँ पे वन्य और प्राकृतिक वनस्पतियों का जो है विभिन्नता और संपूर्ण देश में सर्वाधिक यहीं पे देखने को मिलता है। उसी तरह से ये भी तो उसी उष्णकटिबंधीय का इलाके में आता है, मतलब उस क्षेत्र में आता है भौगोलिक रूप से देखें तो। फिर भी यहाँ पे जो जीवन है वो किस तरह से इन दोनों के बीच अंतर है, तो इस चैप्टर में इन्हीं दोनों क्षेत्रों के बारे में हम देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि अमेज़न बेसिन की क्या अपनी विशेषता है। तो अमेज़न जो बेसिन है, यह जो पृथ्वी के ऊपर, मान लीजिए कि पृथ्वी है और यहाँ पे जो गोलार्ध है 0 अक्षांश, इस 0 अक्षांश के ऊपर हम जाते हैं तो हमें नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध देखने को मिलता है, दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध। अब इसी गोलार्ध को हम लास्ट के शुरुआती चैप्टर में देखा था कि इसको अक्षांशों में बांटा गया है। तो 0 से लेकर 10 अक्षांश के बीच जो भाग है उसको मध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है, और इसी भाग में जो है अमेज़न स्थित है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 0 अक्षांश है और इस अक्षांश यानी ये अमेज़न बेसिन से ये अक्षांश गुजर रहा है। तो इसी में से ये जो है अमेज़न का क्षेत्र यहाँ पे विकसित है, और अमेज़न का जंगल और यहाँ के अमेज़न की नदी भी इसी क्षेत्र से होकर बहती है। तो 10 उत्तर और 10 दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न भी इसी से होकर बहती है। ध्यान से देखो तो पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में
अंध महासागर में यह नदी कैसे पहुंचती है। तो यहाँ से जो है इसकी उत्पत्ति होती है और ऐसे होते हुए ये अंटार्कटिक अंध महासागर मतलब अंटार्कटिक महासागर में यह नदी मिलती है। तो ये कहा जाता है कि बेसिन के हिसाब से विश्व की सबसे लंबी नदी है ये, क्योंकि इसका बेसिन जो इलाका है, जो क्षेत्र में फैली है, वो बहुत व्यापक है पूरे विश्व की नदियों में से कंपेयर करें तो। अब बेसिन किसे कहते हैं, तो नदियां मान लीजिए कि एक नदी मुख्य है और उसकी सहायक नदियां कुछ है इस तरह से। तो ये नदियां क्या है कि सहायक नदी को, जो सहायक नदियां हैं वो मुख्य नदी को पानी दे रही हैं और ये नदी अपने गंतव्य तक पहुंचती है इस तरह से। तो ये जितने इलाके में ये नदी फैली होती है, तो यानी सहायक और मुख्य नदी को मिलाकर पूरे क्षेत्र को हम इस नदी का बेसिन कहा जाता है। यानी अमेज़न नदी जो है और वो मुख्य नदी है, उसी तरह से इसकी जो सहायक नदियां हैं वो इन देशों में फैली हैं, जैसे कि इक्वाडोर हुआ, वेनेजुएला हुआ, ब्राजील हुआ, पेरू हुआ, कोलंबिया हुआ, बोलिविया हुआ। तो इन क्षेत्रों में ये नदी के भाग स्थित हैं। तो इसी के कारण ये जो पूरे क्षेत्र हैं उसको हम इस नदी का बेसिन कहेंगे। तो और ये जो नदियां बहेंगी इन क्षेत्रों को जोड़ती हुई, मुख्य नदी से जुड़ेंगी इन क्षेत्रों में, उसको हम अपवाह कहेंगे कि अपवाहित होती हुई उस नदी, मुख्य नदी में वो नदियां मिल जाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं। तो देखते हैं कि नदी का जो मुहाना हो किसे कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई नदी है और वो समुद्र में मिल रही है, ये समुद्री इलाका है और यहाँ से ये नदी बहती हुई जा रही है। तो इस यहाँ पे से जहाँ से आप देख रहे हो यहाँ पे रेड मार्क, कि यहाँ पे अगर समुद्र तटीय वाला इलाका जहाँ पे शुरू होता है और जहाँ से जो स्थलीय तटीय इलाका है वो खत्म होता है और नदी जहाँ पे समुद्र से मिलती है उसी को ही मुहाना कहा जाता है। तो इस तरह से जो है मुहाना का डेफिनेशन आपको ध्यान में रख रहा है। अमेज़न नदी बहुत सारी नदियों की सहायक जो नदियां हैं उनसे मिलकर बसी है और उसी को बेसिन कहते हैं। ये नदी बेसिन जो है ब्राजील ये सब क्षेत्रों में फैला हुआ है, जैसा कि हमने बात किया कि ब्राजील में, पेरू में, बोलिविया में, इक्वाडोर में, कोलंबिया, वेनेजुएला के भागों में ये बहता है। अब यहाँ पे अमेज़न नाम किस तरह से पड़ा इस क्षेत्र का, इसके बारे में बताया गया है। तो आपको ये कहानी पता होगी कि 14वीं सदी में जो है यूरोप में एनलाइटमेंट का समय शुरू होता है। जागरण कहते हैं, पुनः जागरण, नव जागरण का ये समय काल होता है। तो इसी समय काल में बहुत सारे जो नाविक हैं अलग अलग देशों की खोज करने निकलते हैं। जैसा कि आप भारत के बारे में सुनते होंगे कि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत महाद्वीप की खोज की, इस उपमहाद्वीप की खोज की। इसी तरह से जो है स्पेन के कुछ यात्री दक्षिणी अमेरिका के तट पर पहुंचते हैं और जो ये तट पे पहुंचते हैं तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं इन लोगों पे आक्रमण कर देते हैं और इसी आक्रमण के कारण स्पेन के लोग जो हैं उनको अपने शासक की याद आ जाती है, जो रोमन साम्राज्य का एक महिला थी जिसका नाम था एमा जोन्स। उसके नाम पर ही ये लोग इस क्षेत्र का नाम अमेज़न पाड़ देते हैं। तो इस तरह से जो है इस क्षेत्र का नाम अमेज़न होता है। और यहाँ पे जो मूल निवासी होते हैं उनकी विशेषताओं की बात करें तो ये सुरक्षा के लिए कवच पहनते हैं, घास के स्कर्ट पहने हुए स्थानीय आदिवासी ये लोग होते हैं। तो इस तरह से इस क्षेत्र का नाम अमेज़न पड़ता है। अब सहायक नदी किसे कहते हैं, तो एक छोटी नदियां जो मुख्य नदी से मिलती हैं और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को भाग ले जाती है उसको बेसिन या जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। और जो छोटी छोटी नदियां मुख्य नदी से जुड़ती हैं वही छोटी या फिर सहायक नदियां कही जाती हैं, या फिर कह सकते हो इंग्लिश में रिवर की ट्रिब्यूटरी, इस तरह से। तो अमेज़न जो बेसिन है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन पूरे विश्व का है। अब बात करते हैं कि अमेज़न बेसिन की जलवायु किस तरह की है। तो अमेज़न बेसिन जो है भूमध्य रेखा के आसपास का ही क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी जो जलवायु है लगभग गर्म और नम रहती है। इसी तरह इसका मौसम भी जो है समानी रहता है, गर्म और आर्द्र रहता है। इसी के कारण जो है मौसम आर्द्र और गर्म रहेगा तो यहाँ पे शरीर जो है चिपचिपाहट महसूस करेगा, जैसे कि उमस के कारण यहाँ पे शरीर चिपचिपाहट महसूस करता है। इस प्रदेश में लगभग जो है प्रति दिन वर्षा होती है, यानी कभी भी अचानक वर्षा हो जाएगी, इस क्षेत्र में ऐसा है। दिन के तापमान में उच्च होता है तो वहीं आर्द्रता भी होती है, साथ में रात का तापमान कम हो रहा है और आर्द्रता भी होती है। यानी इस क्षेत्र पे जो है, यानी जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है अमेज़न का, वहाँ पे जो है आर्द्रता अधिक देखने को मिलती है, साथ में तापमान भी उष्ण यानी गर्म देखने को मिलता है। वर्षा की बात करते हैं कि यहाँ पे वर्षा जो है प्रतिदिन होती है, यानी ये वर्षा वाला क्षेत्र है, कभी भी अचानक वर्षा हो जा रही है।
तो इन वर्षा हो रही है तो इसकी क्या विशेषता है? तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ भूमि पर जो है सघन वन पाए जाते हैं। यानी होगा क्या कि वर्षा अगर जल मिलेगा भूमि को तो पेड़ तो उगेंगे ही, और इसके कारण यहाँ पे घने वन देखने को मिलते हैं। इन वन इतने घने होते हैं कि पत्तियां की शाखाएं जैसी छत बन जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए कि पेड़ है, ये पेड़ इतने घने उग जाते हैं कि ये छत का निर्माण कर देते हैं, और सूर्य की किरणें जो है इसके कहते हैं कि भू सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं, और भू सतह तक यहाँ पे नहीं पहुंच पाती है सूर्य की किरणें। तो यहाँ पे वही पौधे उग पाते हैं जो बिना सूर्य की कह सकते कि सूर्य ऊर्जा या फिर प्रकाश संश्लेषण का उपयोग किए बिना जो अपना भोजन बना सके, ऐसे पेड़ पौधे ही यहाँ पे उग पाते हैं। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पे जंगल देखने को मिलते हैं, बहुत घने। यहाँ भूमि जो है प्रकाश रहित रह जाती है और नम बनी रहती है। केवल वही वनस्पतियां उगती हैं जो इस छाया में बढ़ सके। परजीवी पौधे जैसे कि आर्किड और ब्रोमीलाइड पौधे इस मतलब ये परजीवी पौधे हैं जो उग जाते हैं। परजीवी पौधे उन्हें कहा जाता है जो खुद का भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि वो दूसरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं अपना भोजन बनाने के लिए और अपनी वृद्धि करने के लिए, तो उनको ही परजीवी पौधा कहा जाता है। वर्षा वन में जो है प्राणी जात की प्रचुरता देखने को मिलती है, और प्राणी जात में हम देखते हैं कि टुक्कन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी, यहाँ पे पक्षियों के जो है प्रजाति अलग अलग देखने को मिलती है। भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो ये भारत के पक्षी जो होते हैं उनसे भिन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इस तरह के बड़े चोंच वाले पक्षी देखने को मिलते हैं। भारत में के पक्षियों के देखोगे चोंच तो छोटी होती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये चोंच के माध्यम से ऐसे मतलब जल में या फिर गहरे किसी स्थान पे चोंच के माध्यम से जहाँ पे इनको खुद पहुंचना मुश्किल हो, वहां पे वो अपनी चोंच के माध्यम से भोजन इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये चोंच इनकी बड़ी होती है इस कारण से। प्राणियों में देखें यहाँ पे तो बंदर, स्टॉल, चींटी खाने वाली टेपर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी यहाँ पे देखने को मिलती है। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ जैसे कुछ जो प्रजातियां भी देखने को मिलती है जो सरीसृप की कैटेगरी में आती है। यहाँ पे हजारों कीड़े पाए जाते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मछली भी इस जंगल में पाई जाती है और इस नदी में पाई जाती है। यहाँ जीवों की जो विभिन्नता की दृष्टि से यह मतलब कह सकते हो कि ये असाधारण रूप से पृथ्वी जो है यहाँ पे एक समृद्ध है वनस्पति जो उगती है उनसे और वन्य जीवों से। ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, और मेढक इन पत्तियों पर जो है अपने अंडे देते हैं। मान लीजिए कि कोई पत्ती है और उस पे वर्षा का पानी इकट्ठा हो रहा है, तो मेढक जो है उस पे जाकर अपने अंडे देता है, जिससे कि लावा वहाँ पे अपना मच्छर में कन्वर्ट हो सके। तो इस तरह से जो है ये मेढक इन जलों का उपयोग करते हैं जो इन पत्तियों पर रहते हैं ब्रोमीलाइड के। अब बात करते हैं कि इन क्षेत्रों में जो है वर्षा वन का क्षेत्र है, वहाँ पे निवासी किस तरह से मतलब लोग किस तरह से बस्तियां बसाकर रहते हैं। तो यहाँ के लोग छोटे क्षेत्र में ही वृक्षों को काट कर भोजन के लिए फसल उगाते हैं। पुरुष शिकार करते हैं, नदियों में मछलियां पकड़ने जाते हैं। वहीं पे महिलाएं जो है फसल का ध्यान रखती हैं, मतलब जब पुरुष जा रहा है शिकार करने और मछली पकड़ने, तो महिलाएं जो है वहाँ फसलों का ध्यान रखती हैं। मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शक्करकंद ये सब जो है उगाते हैं ये लोग फसल के रूप में। मछलियां या शिकार नहीं मिलने पर यहाँ के लोग जो है महिलाओं द्वारा उगाई गई साग सब्जियों पर ही परिवार का पालन पोषण करते हैं। ये जो है स्पेशल तरह की एक खास तरह की खेती करते हैं जिसको कहा जाता है कर्तन दहन कृषि पद्धति। और इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कि कर्तन और दहन कृषि पद्धति को आप समझिए पहले कि इस पद्धति के तहत जो है किसान वृक्षों वाले और झाड़ियों वाले तो भूमि को काट कर, यानी कोई जंगल वाला इलाका है उसको काट देता है कुछ क्षेत्र में, और उसको काट कर उस पेड़ पौधों को जला देता है। और जलाने के बाद क्या होता है कि उसी क्षेत्र पे जला देगा वहीं पे काट के, तो वहाँ के एक तो जमीन को पोषक तत्व मिल जाएंगे और एक तरह से जमीन उपजाऊ बन जाएगी। अब उपजाऊ जमीन पे ये लोग वहाँ पे खेती करना शुरू कर देंगे। अब खेती करने और सालों साल खेती करेंगे, लगभग 5 साल से लेकर 10 साल तक। अब इतने लंबे समय तक खेती करेंगे तो यहाँ का जो पूरा भाग है और उपजाऊ हो जाएगा। उतनी अच्छी फसल शुरुआती दौर के अनुसार जो सालों का अंतर है उसके हिसाब से नहीं मिलेगी।
तो ये अनुपजाऊ भूमि को छोड़कर फिर दूसरी जगह जंगल के क्षेत्र में जाएंगे, तो वहां पे फिर वनों को काटकर जो है वहां पर खेती करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये लोग कृषि कर रहे, दूसरी जगह जाकर कृषि करना चालू करे, फसल उगा रहे हैं, तो क्या होगा कि इसी समय के दौरान मान लीजिए कि 5 साल या फिर 10 साल के बीच ये यहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे वो पहले उन्होंने कृषि किया था, उस क्षेत्र में फिर पेड़ उग जाते हैं, जंगल उग जाते हैं, झाड़ियाँ उग जाती हैं, और इसके कारण क्या होता है कि ये जो जमीन है, भूमि है, पूरी तरह से फिर से उपजाऊ बन जाती है। और फिर यहाँ पे अगर फिर से अगर ये लोग कृषि खत्म हो जाती है, मान लीजिए कि यहाँ की जमीन अनुपजाऊ हो जाती है, तो फिर ये लोग इस जमीन पर जाकर कृषि करना चालू कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ये इसको कहते हैं कर्तन और दहन कृषि, यानी काट के जला के फिर कृषि करो, जो आदिवासियों की प्रवृत्ति है। इस तरह की कृषि देखने को मिलती है इन क्षेत्रों पे। इनका मुख्य आहार जो है मेनियोक होता है, जिसे कसावा भी कहते हैं। ये आलू की तरह जमीन के अंदर उगता है। ये चींटियों की रानी के अंडकोश को भी खाते हैं। यहाँ पे कॉफी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। अब नकदी फसलें किसे कहते हैं? तो ऐसी फसलें जिनको बेचकर आप कुछ धन संपत्ति या फिर धन इकट्ठा कर सको, मुद्रा इकट्ठा कर सको, उसी को ही नकदी फसल कहते हैं। या फिर व्यापार वाणिज्य कर सको, वही नकदी फसल की कैटेगरी में आते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार जो है मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर में रहते हैं, तो कुछ लोग मलोका नामक बड़े अपार्टमेंट के घरों में रहते हैं, जिनकी छतें जो है तीव्र रूप से ढाल होती हैं। मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा कि ऐसे जंगलों का घास फूस जोड़ के और जो है मधुमक्खी का छत्ता बना के अंदर रहती हैं। उसी तरह से कुछ लोग यहाँ के आदिवासी हैं, इस तरह के घरों में भी रहते हैं। कुछ लोग बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसकी जो छत होती है इस तरह की तीव्र ढाल होती है। अब ऐसा होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है कि यहाँ पे मान लीजिए कि प्रतिदिन वर्षा अचानक हो जा रही है, तो पानी यहाँ पे जमे ना, इसके कारण इसको तीव्र ढाल बनाया जाता है इनकी छतों को। तो इस तरह के अपार्टमेंट को मलोका कहा जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अमेज़न बेसिन में जो लोग हैं उनके जीवन धीरे धीरे बदल रहे हैं। पुराने समय में वन के अंदर जो है पहुंचने के लिए नदी का ही मार्ग लिया जाता था कि नदी के माध्यम से आप जंगल में पहुंच सकते थे, लेकिन 1970 में जो ट्रांस अमेज़न मार्ग बनाने से यहाँ पे जो है वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहले मान लीजिए कि आप जंगल में खो जाते हो और तो आप नदी का सहारा लेकर कहीं एक स्थान से दूसरी जगह गति करोगे, तो नदियां जो हैं जंगलों से होती हुई नगरों में गुजरती हैं। तो इसके कारण आप एक उदाहरण है कि आप अगर जंगल में किसी स्थान पे जाना चाहते हो तो नदियों के माध्यम से जल स्रोत हैं उनको फॉलो करते हुए आप उस स्थान तक पहुंच सकते हो। यहाँ पे बात करें तो यहाँ जो शुरुआती लोग थे वो तो जंगलों में रहते थे और धीरे धीरे कृषि उस तरह की करते थे, कर्तन दहन की। लेकिन धीरे धीरे जो है सड़क निर्माण हुआ यहाँ पे और बहुत सारा जीवन है इन लोगों का, आदिवासियों का बदलाव आया। यहाँ के अनेक स्थानों को पहुंचने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ के मूल जो आदिवासी है और मूल आबादी है, जो निवासी है, उन लोगों को भी उन क्षेत्रों को छोड़कर अलग जगह पर बसना पड़ा, जहाँ पे वो लोग शुरुआती दौर में तो अपनी पौराणिक तरीके से खेती किया करते थे, लेकिन अब नए क्षेत्र में बसे हैं तो वहाँ पे एक ही जमीन पे वो कृषि करते हैं सदियों से। वहीं पे कृषि करो और उगाओ, और इसके कारण जो है मान लीजिए कि एक ही जमीन पर बार बार सालों साल कृषि हो रही है तो वहाँ की जमीन जो है अनुपजाऊ होगी, और अनुपजाऊ जमीन पर कृषि करने के लिए उनको खाद की मांग बढ़ती है। तो इस तरह से जो है एक तरह से कह सकते हो कि भूमि भी प्रदूषित होती है खादों के माध्यम से, और पूरी जीवन शैली इन लोगों की जो मूल निवासी थे अमेज़न के, उनके जीवन में भी बदलाव आया जो विकास की गतिविधियों के कारण। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता भी है धीरे धीरे नष्ट होने लगी। कैसे कि मान लीजिए कि शुरुआती दौर में तो ये जंगल होते थे ज्यादा से ज्यादा, और छोटे क्षेत्र में लोग कृषि करके जो निवासी है अपना काम चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही नगरों का विकास होता गया, जंगल कटते गए और उनके खेती और घर का निर्माण होता गया। अब अवस्था इतनी आ गई है कि जंगल जो है केवल 1/3 रह गए हैं पूरे क्षेत्र का। इस तरह से जो है जंगलों का जो है वो नष्ट हो रहे हैं आज के समय में। कहा जाता है कि प्रतिवर्ष अमेज़न के क्षेत्र में वर्षा वन अब बड़ा भाग लुप्त हो गया है। प्रतिवर्ष ऐसा लुप्त होता ही जा रहा है, और लुप्त होने के कारण जो है यहाँ पे जो है जलवायु में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। वर्षा के कारण जो है मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है,
फिर सघन जो भूमि है यहाँ की बंजर भूमि कन्वर्ट हो जा रही है। अगर जंगल काट दिए जाएंगे तो यही होगा कि वर्षा होगी तो वर्षा के कारण जो उपजाऊ जमीन है ऊपरी परत की वो बहकर एक स्थान से दूसरी जगह चली जाएगी और जो भूमि है वो बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। तो ये कहाँ पे स्थित है, जैसा कि हमने इसके लोकेशन को देखा कि ये जो है उत्तरी अक्षांश में हमारा महाद्वीप स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित है। तो ये जो महाद्वीप है ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ये लगभग जो उपोष्ण कटिबंध का इलाका है वो 10 उत्तरी गोलार्ध से लेकर 30 उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्र के बीच स्थित है और इसी बीच में ये जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र पाया जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर ही भारतीय उपमहाद्वीप पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। तो जैसा कि हमने अमेज़न के बारे में देखा कि बेसिन किसे कहते हैं, तो मुख्य नदी के साथ जो सहायक नदियां जुड़कर तो क्षेत्र का विस्तार करती हैं और उस पूरे क्षेत्र को ही इस नदी का बेसिन क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि ये मुख्य नदी होती है। तो यह जो बेसिन है यह उपोष्ण में 10 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। इसकी सहायक नदियों में देखिए तो घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी सहायक नदियां हैं जो नदी ब्रह्मपुत्र गंगा को मतलब सहायता करती हैं आगे प्रभावित करने में। और साथ में ये जो सहायक नदियां हैं ये नदियों को एक तरह से जल प्रदान करती हैं और ये तीव्रता प्रदान करती हैं कि ये अपने समुद्र में जाकर मिल सके। तो अब इस मैप को ध्यान से देखिए तो ये गंगा का मुख्य नदी है और यही गंगा नदी जब अलग अलग इसकी सहायक नदियां हैं तो इसी क्षेत्र को पूरे गंगा को कहा जाएगा कि ये गंगा का बेसिन है। उसी तरह से ये ब्रह्मपुत्र है और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का जो क्षेत्र होगा दोनों को मिलाकर कहा जाएगा कि यह ब्रह्मपुत्र का बेसिन है। तो इस तरह से बेसिन का निर्माण होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो क्षेत्र है मान लीजिए कि यहाँ पे मैदान भी देखने को मिलते हैं, पर्वत भी देखने को मिलते हैं और ये हिमालय के नजदीक हैं तो यहाँ पे गिरिपाद और सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। तो ये नदियों की अपनी एक विशेषता भी है। अब इनकी सहायक नदियों में देख सकते हो आप ये गंगा मुख्य धारा में बह रही है और यहाँ गंगा की जो सहायक नदी है वो है यमुना, सरदा, गोमती, इस तरह से बेतवा, चंबल, बनास, सागर, ये सब। ये चंबल की जो सहायक नदी है वो है बनास और सागर। उसी तरह से चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। तो इस तरह से आपको मैप ध्यान में रखना है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में बात करें तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है उसमें सुबनसिरी आती है, लोहित आती है, दिबांग आती है, सुरमा नदी आती है। तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस्ता नदी, कोसी नदी जो गंगा की सहायक नदी है। इस तरह से जो है ये नदियां इनकी सहायता करती हैं। इनके क्षेत्र में जो विशेषता है उनके बारे में देखते हैं इनकी क्या विशेषता है। तो जो मैदानी क्षेत्र है मान लीजिए कि गंगा बह रही है तो मैदानी इलाके से होकर गुजर रही है, वहीं पे ब्रह्मपुत्र भी गुजर रही है जो पर्वतीय इलाकों से ज्यादा से होकर ये गुजरती है। तो ये मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है कि चाप झील का निर्माण करते हुए ये नदियां आगे बढ़ती हैं। तो चाप झील के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि नदियां जब सर्प आकार में ऐसे बहती हैं तो वो ये भाग जो है यहाँ पे निक्षेपण होने के कारण नदियों द्वारा जो भाग लाया जाता है उससे ये निक्षेपित हो जाता है और इतना भाग कट जाता है और ये भाग जो कट कर अलग झील का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से चाप झील का निर्माण होता है। यहाँ के जो जलवायु है मुख्यतः मानसूनी है, जैसा कि भारत की जलवायु को हम देखते हैं मानसूनी जलवायु है और वर्षा जो है मध्य जून से लेकर 15 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच होती है यहाँ पे। इस ऋतु में जो है गर्मी और शीत ऋतु में जो है ठंडी का पूरा मौसम होता है। इस बेसिन क्षेत्र की अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। जनसंख्या के वितरण में जो है पर्यावरण की अपनी भूमिका होती है, यानी जैसा पर्यावरण होगा, अगर मानव के अनुकूल पर्यावरण होगा तो ज्यादा से ज्यादा मानव जो है उस क्षेत्र में बसना मतलब पसंद करेगा। तो इस तरह से जो है पर्यावरण की स्थितियां भी मनुष्य को बसने के लिए एक तरह से अनुकूल दशाएं प्रदान करती हैं, जिसके कारण जो है वहाँ पे जनसंख्या अधिक या फिर कम देखने को मिलती है। जहाँ जहाँ जैसी जलवायु होगी वहाँ पे उस तरह का जनसंख्या वितरण देखने को मिलता है हमें। तो तीव्र ढाल वाली पर्वतीय क्षेत्र में बसने वाले लोग होते हैं वहाँ पे जो है प्रतिकूल जलवायु अवस्था या फिर पर्यावरण देखने को मिलता है। तो तीव्र ढाल वाला क्षेत्र होगा तो पर्वतीय क्षेत्र में बसने की जो अवस्था है, मान लीजिए कि कोई पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा है तो यहाँ पे घर जो आप देखने को मिलेगा कि प्रकीर्ण प्रकार के घर देखने को मिलते हैं, यानी कुछ दूरी पर घर यहाँ पे मिलेंगे, कुछ दूरी पर यहाँ पे मिलेंगे, पहाड़ी इलाके हैं। तो इस तरह से जो है
यह मानव के पर्यावरण के आवास के लिए ये पर्वतीय इलाके उतने उपयोगी नहीं होते। लेकिन जो गंगा ब्रह्मपुत्र का इलाका है, मान लीजिए कि मैदानी इलाका है, वहाँ पे जो है पर्यावरण दशाएं अनुकूल होती हैं, वहाँ की जलवायु अनुकूल होती है और इसी के कारण जो है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, फसल उगाने के लिए जो समतल भूमि मिल जाती है। साथ में यहाँ पे जो लोग बसते हैं वो एक तरह से कृषि व्यवसाय से जुड़ जाते हैं, तो उनकी जो कहते हैं कि इनकम का साधन एक तरह से हो जाता है। और यहाँ की जो मुख्य फसल उगाई जाती है इन क्षेत्रों में वो है धान की फसल, क्योंकि इस क्षेत्र में जो पानी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण यहाँ पे धान की खेती अधिक की जाती है। साथ में जो जमीन है वो भी अधिक उपजाऊ होती है और इन्हीं क्षेत्रों में वर्षा भी अधिक देखने को मिलती है। तो कहा जाता है कि ये जो दशाएं हैं धान की खेती के लिए अनुकूल हैं, इसके कारण यहाँ पे धान की कृषि भी अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पे उगाई जाने वाली जो फसलें हैं उनमें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा होता है, गन्ना, जूट जैसी फसलें भी होती हैं जो नकदी फसलें कहलाती हैं। इन क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं, जो एक तरह से नकदी फसल के कैटेगरी में आता है केला। पश्चिमी बंगाल और असम में चाय के बागान देखने को मिलते हैं, ये भी एक नकदी फसल है चाय। बिहार और असम के कुछ भागों में जो है सिल्क के कीड़े के संवर्धन किया जाता है, उन सिल्क कीड़ों को मतलब पाला जाता है और फिर पाल कर उनसे जो है सिल्क के कीड़ों से सिल्क निकाला जाता है। तो इस तरह से ये भी एक तरह से नकदी फसल कह सकते हो कि नकदी व्यापार का एक क्षेत्र है। यहाँ पे मध्य ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर जो है वेदिकाओं का निर्माण करके फसलें उगाई जाती हैं। जैसा कि वेदिकाओं के बारे में पढ़ा था कि मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र है या ढाल वाला इलाका है, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ बनाकर की समतल भूमि है जो पर्वतीय ढाल है उसको समतल बना के वहाँ पे कृषि की जाती है और ये समतल इतना ही बनाया जाता है कि जो वर्षा का पानी है यहाँ पे रुक सके। तो यहाँ वर्षा का पानी रुकेगा तो फसल की पैदावार है वो भी अच्छी होगी। तो इस तरह से जो है वेदिका का निर्माण करके मान लीजिए कि कुछ दूरी पर यहाँ पे बनाया, कुछ दूरी पर यहाँ पे वेदिका बनाया, तो इस तरह से जो है इन पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों पे कृषि की जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पे अलग प्रकार की वनस्पतियां भी देखने को मिलती है, यानी यहाँ ये क्षेत्र है यहाँ पे वनस्पतियों की भरपूर विभिन्नता है। जैसे कि इन क्षेत्रों में जो है मैदानी क्षेत्रों में सागवान, साखू, पीपल के पेड़ देखने को मिलते हैं जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ माने जाते हैं। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के झुरमुट देखने को मिलते हैं। ये ब्रह्मपुत्र वाला जो इलाका है पर्वतीय इलाका है और यहाँ पे जो है बांस अधिक देखने को मिलते हैं। इसी तरह से डेल्टा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे मैंग्रोव वनों से ये घिरा रहता है। उत्तराखंड, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ की जो जलवायु है ठंडी जलवायु है, फिर वो ढाल वाली होती है और इसके कारण यहाँ पे चीड़, देवदार, फर जैसे जो है शंकुधारी पेड़ देखने को मिलते हैं। तो ठंडी होने के कारण जैसे कि हमने शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे जो है चीड़, देवदार, फर जैसे पेड़ देखने को मिलते हैं जिनकी जो पत्ते हैं नुकीलेदार होते हैं और या फिर इनका जो तना भी होता है नुकीलेदार होता है, शंकु आकार का। इसी के कारण यहाँ पे ये पेड़ देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ की जलवायु जो है ठंडी है। यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया है उसको देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? तो 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को घनत्व कहा जाता है। मान लीजिए कि कोई इलाका है, आपका इलाका है और उसके वो 1 वर्ग किलोमीटर तक जितने व्यक्ति होंगे उनकी गणना की जाती है और उस हिसाब से ये तय किया जाता है कि यहाँ पे जो लोगों का घनत्व है कितना है। और इसी तरह से जो ये घनत्व है अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गाँवों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे कि उत्तराखंड में जो है जनसंख्या घनत्व यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 189 लोगों का निवास होता है, यानी इतने लोग देखने को मिलते हैं। वहीं पे पश्चिम बंगाल में जो है 1 वर्ग किलोमीटर में 1029 लोग देखने को मिलते हैं। वहीं पे बिहार में 1102 लोग 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ पे बेसिन में जो है वन्य जीवों की विविधता देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे हाथी, बाघ, हिरण, बंदर पाए जाते हैं। साथ में यहाँ पे एक सिंग वाला गेंडा मिलता है जो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में स्थित है। यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये असम वाला इलाका है, वहाँ पे ये एक सिंग वाला गेंडा देखने को मिलता है जहाँ पे काजीरंगा अभयारण्य स्थित है। इसी तरह से डेल्टा वाले क्षेत्रों में जो है बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल देखने को मिलते हैं। साफ नदी का जो जल होता है वो साफ होने के कारण साथ में झील एवं बंगाल की खाड़ी में जो है जलीय जीव भी यहाँ पे अधिक मिलते हैं, जैसे कि रोहू, कतला, हिल्सा, ये है मछलियां यहाँ पे लोकप्रिय हैं। चावल और मछली जो है ये यहाँ के लोगों का मुख्य आहार होता है। जहाँ पे पश्चिम बंगाल वाला इलाका है
वहाँ पे जो है मछली और चावल लोगों का मुख्य आहार के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मछलियों की भरपूर पैदावार होती है, तो यहाँ पे मछलियाँ मिलती हैं। साथ में जो है धान की भी कृषि यहाँ इन क्षेत्रों में अच्छी होती है, इसके कारण जो है ये आहार मुख्य होता है इन लोगों का। यहाँ पे वेदिकाओं का इन्फॉर्मेशन दिया है, तो वही है कि हमने वेदिकाओं के बारे में देख चुके हैं कि वेदिका इस तरह से पहाड़ों पर वेदिका यानी सीढ़ी बनाकर कृषि की जाती है। तो देख लेते हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में जो है एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसको स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति में से जो जल है वो शुद्धता का पता चलता है, यानी ये नदी में जो कहते हैं कि डॉल्फिन पाई जाती है, इसका मतलब है कि ये जल शुद्ध है, यानी पीने लायक है, घर के कामों में उपयोग किया जा सकता है इस जल का। रासायनिक की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारिक औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें कहा जाता है कि जल प्रदूषण कम हो, जो औद्योगिक रसायन है उनको नदियों में सीधे छोड़ा जाता है, तो इससे क्या होगा कि नदियों में और जलीय स्थानों पर रहने वाले जो जीव है उनके जीवन को खतरा होता है। तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को इस तरह से प्रदूषित कर रहे हैं, जो भूमि है, जो जल भूमि है उसको प्रदूषित कर रहे हैं, तो ये सारे जीव कहीं ना कहीं एक समय आने पर नष्ट हो सकते हैं। इसलिए हमें जो है जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। ये जो फैक्ट है कि डॉल्फिन पाई जाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में, ये पीटी के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इस हिसाब से ये फैक्ट दोबारा आने के चांसेस भी हो सकते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे झील का उदाहरण दिया गया है कि कैसे जो है झील किसान के लिए एक आय का साधन हो सकता है। तो भारत सरकार को भी हम देखते हैं कि किसानों को कहती रहती है समय समय पर कि किसानों को केवल कृषि पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए आय के लिए, बल्कि उनको आय के अन्य साधनों पर भी फोकस करना चाहिए, जैसे कि वानिकी हुआ, पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ। तो मत्स्य पालन से क्या होगा कि वो एक तो समय सर जो भी मछली का पालन करेंगे उसको शहरों में बेचकर आय कमा सकते हैं। उसी तरह से पशुपालन के द्वारा गाय भैंस के दूध बेचकर वो आय का साधन जुटा सकते हैं। तो इस तरह से जो है उनको झील रखने से एक तो मछली से आय का साधन इकट्ठा होगा, साथ में जो भूमि जो झील के आसपास की भूमि होगी वो उपजाऊ होगी, तो वहाँ पे फसलों की पैदावार भी अच्छी होगी, साथ में जल की उपलब्धता भी उनके पास यानी नजदीकी उनको जल भी मिल जाएगा सिंचाई के लिए। तो इन सब कारणों से झील का होना और उसको महत्व को यहाँ पे बताया गया है। बेसिन की अन्य विशेषताओं में बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदानों में बड़े शहर और कस्बे भी स्थित हैं, जैसे कि इलाहाबाद हुआ, कानपुर हुआ, वाराणसी हुआ, लखनऊ हुआ, पटना हुआ, कोलकाता हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है, उसी तरह से इलाहाबाद जो है गंगा और यमुना के संगम स्थान पे स्थित है। तो ये और इसी तरह से जो है वाराणसी है गंगा के किनारे स्थित है। तो ये जो शहर बसे हैं ये नदियों के किनारे ही बसे हैं और इनकी जो आबादी है लगभग 10 लाख से अधिक है। साथ में ये कहा जाता है कि अगर शहरों और यहाँ स्थित उद्योगों से गंदा पानी अगर इन नदियों में मिलता है तो ये कहीं ना कहीं जल प्रदूषण का कारण भी होता है। बेसिन में यातायात का सुविकास तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, रेल मार्ग के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। उसी तरह से नदी के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे जल मार्ग यातायात प्रभावशाली रूप से कार्य करता है। कोलकाता में हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है जो मतलब नौवहन के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। इसी तरह से इन मैदानी क्षेत्रों में हवाई पतन भी बनाए गए हैं जो एक तरह से यहाँ पे अनुकूल दशाएं पाई जाती है, इसमें हवाई पतनों का भी निर्माण हुआ है। पर्यटन इन बेसिन क्षेत्रों का महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में बात करें तो यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा ब्रह्मपुत्र का संगम स्थान जो है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप का होना, उसी तरह से लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, अरुणाचल प्रदेश के विशिष्ट वन जातीय संस्कृति को देखने के लिए जो है लोग जाते हैं। तो इस कारण से ये जो क्षेत्र है पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा कि किस तरह से जो उष्णकटिबंधीय इलाकों और उपोष्णकटिबंधीय इलाके हैं वहाँ पे जो जीवन का आयाम में कितना अंतर और कितनी समानता देखने को मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।